हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 11 सितंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर तेलंगाना और चौथे पे मध्य प्रदेश रहा है। आंतरिक विभाग, उद्योग एवं आंतरिक विभाग की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें झारखंड को 5वां स्थान मिला है, वहीं हिमाचल प्रदेश को 7वां और उत्तराखंड को 11वां स्थान मिला। वर्ष 2015 के मुकाबले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने अपनी रैंकिंग में क्रमशः 10 व 12 स्थानों का सुधार किया है। दिल्ली भी इस दौरान 23वें से 12वें स्थान पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ 6ठे और हरियाणा 16वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर को 21वां स्थान और बिहार को 26वां स्थान मिला है। यह रैंकिंग केंद्र सरकार ने विश्व बैंक की मदद से करनी शुरू की है। इसमें राज्य सरकारों की तरफ से कंस्ट्रक्शन परमिट, श्रम कानून, पर्यावरण संबंधी पंजीयन, सूचना व भूमि की उपलब्धता व सिंगल विंडो को मानक बनाया गया है। समारोह में मौजूद वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना को लागू करने की दिशा में इस तरह की रैंकिंग को विशेष महत्व है। अब जबकि जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत ने चीन के मुकाबले एक विश्व स्तरीय व विश्वस्त सप्लाई चेन बनाने की शुरू की है, तो इसका फायदा ईज ऑफ डूइंग के मामले में बेहतर करने वाले राज्यों को ज्यादा फायदा होगा। बताते चले कि यह रैंकिंग हर वर्ष मार्च में जारी की जाती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इसमें देरी हो गई है। तो इसका जो पहला स्थान प्राप्त किया है ये आंध्र प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा तेलंगाना और चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश द्वारा दोबारा इस्तेमाल होने वाले अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। देखिए, चीन ने अंतरिक्ष तकनीक में बड़ी कामयाबी हासिल की है। चीन ने दोबारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक वापस लैंड करा लिया है। इसे GQ-1 सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से मांग मार्च A2AF करियर रॉकेट द्वारा पर लॉन्च किया गया है। चीनी सरकार के अनुसार इस यान की सफल वापसी के बाद अब एक अधिक सुविधाजनक और किफायती तरीके से अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग कर सकेंगे। चीनी सैन्य अधिकारियों ने कहा कि इस प्रक्षेपण में कई बातें पहली बार हुई है। अंतरिक्ष यान नया है, प्रक्षेपण विधि भी अलग है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के बातचीत में एक अधिकारी ने मिशन का ब्यौरा तो नहीं दिया, लेकिन कहा कि अमेरिका के X-337B पर एक नजर डाल सकते हैं। यह एक मानव रहित अंतरिक्ष जहाज है जो अंतरिक्ष यान के एक छोटे संस्करण की तरह संचालित होते हैं। इससे पहले जुलाई के अंत में चीन ने हैनान से अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया था। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के अनुसार एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के साथ उनका अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह में के रास्ते पर बढ़िया प्रदर्शन कर रहा था। आपको बताते चले कि जो अमेरिका की एक कंपनी है स्पेस एक्स, इसने सबसे पहले जो अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निधन हुए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की याचिकाकर्ता केशवानंद भारती का संबंध सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले से है? ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता। देखिए, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को दायरे में बांधने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की याचिकाकर्ता केशवानंद भारती की मृत्यु हो गई है। भारत की याचिका पर 47 साल पहले 13 न्यायाधीशों की पीठ का 7 से 6 के बहुमत से दिया गया फैसला आज भी संविधान के मूल तत्वों को संरक्षित रखने की दिशा में मील का पत्थर है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान सर्वोच्च है। संसद को इसमें संशोधन का अधिकार है, लेकिन वह संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। इस फैसले ने न्याय जगत में संविधान की मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो आज भी कायम है। कोर्ट पहुंचने वाले संवैधानिक मामलों में आधे से ज्यादा को इसी आधार पर चुनौती दी जाती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीशों ने, इसमें जो है 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 24 अप्रैल 1973 को सुनाया था। यह मुकदमा केशवानंद भारती ने दाखिल किया था। उनकी याचिका में गोलकनाथ फैसले में दी गई व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया था।
मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया गोलकनाथ का फैसला 11 न्यायाधीशों का था, इसलिए केशवानंद भारती की याचिका पर 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुनवाई की। इस मामले के प्रख्यात कानूनविद नानी पालकीवाला सहित जाने माने दिग्गज वकीलों ने बहस की थी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संशोधन के जरिए संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। फैसले में कोर्ट ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर किसे कहा है, इसे व्यापक तौर पर परिभाषित नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में लिंगराज मंदिर के पास खुदाई में 11वीं सदी के एक विशाल स्लैब मिले हैं। लिंगराज मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर के पास खुदाई के दौरान 11वीं सदी की 2 विशालकाय स्लैब मिले हैं। दोनों स्लैब की लंबाई क्रमशः 40-40 फीट है, जबकि मोटाई क्रमशः 3-3 फुट है। इधर इंटॉक प्रोजेक्ट के संयोजक अनिल धीर की माने तो यह स्लैब लिंगराज मंदिर के निर्माण के समय का हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह स्लैब संभवतः इस मंदिर के चबूतरा, स्तंभ या भीम के लिए लाए गए होंगे। इनका इस्तेमाल नहीं हुआ होगा और वही रखे रह गए होंगे। अनिल धीर ने बताया कि इसी तरह का एक पत्थर पूरी जगन्नाथ के अश्व द्वार पर के पास है। आकार भी इसी पत्थर की तरह है। इस पत्थर की विशेषता है कि इस तरह एक तरफ घिसाई करने पर इसकी आवाज दूसरी तरफ सुनाई देती है। उन्होंने कहा कि पत्थर के स्लैब को सुरक्षित निकाल कर संरक्षित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के भुवनेश्वर दफ्तर से संपर्क साधा गया है। लिंगराज मंदिर के चारों ओर ऐसा संरक्षित कई चीजें हैं जो उपेक्षित पड़ी है। भुवनेश्वर शहर को विकसित करने में सबसे पहले यहाँ के ऐतिहासिक प्रभाव का अध्ययन किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। कई ऐतिहासिक स्थलों पर तोड़फोड़ की जा रही है। बात करें लिंगराज मंदिर के बारे में तो लिंगराज मंदिर भारत की उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा यह नागर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे ययाति केसर ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। यद्यपि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में बना, किंतु इसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। इस मंदिर का वर्णन 6ठी शताब्दी के लेखों में भी आता है। सैकड़ों वर्षों से भुवनेश्वर यही पूर्वोत्तर भारत के शैव संप्रदाय का मुख्य केंद्र रहा है। कहते हैं कि मध्य युग में यहाँ 7000 से अधिक मंदिर और पूजा स्थल थे, जिनमें से अब लगभग 500 ही शेष बचे हैं। इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में कराया था। उसने तभी अपनी राजधानी को जाजपुर से भुवनेश्वर में स्थानांतरित किया था। इस स्थान को ब्रह्म पुराण के एकाम्र क्षेत्र बताया गया है। मंदिर का प्रांगण 150 मीटर वर्गाकार का है तथा कलश की ऊंचाई 40 मीटर है। प्रतिवर्ष अप्रैल महीने में यहाँ रथ यात्रा आयोजित होती है। मंदिर के निकट ही स्थित बिंदु सागर सरोवर में भारत के प्रत्येक झरने तथा तालाब का जल संग्रहित है और उसमें स्नान से पाप मोचन होता है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वैश्विक साक्षरता दिवस के अवसर पर भारतीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों में कौन सा राज्य का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी केरल। देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साक्षरता दर 77.7% है। ग्रामीण इलाकों का बात करें तो ग्रामीण इलाकों में 73.5%, जबकि शहरी इलाकों में बात करें तो शहरी इलाकों का 87.7% फीसदी है। साक्षरता को लेकर देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का है, जहां पर 96.2% साक्षर है। वहीं इस लिहाज में आंध्र प्रदेश देश का सबसे फिसड्डी राज्य है, जहां साक्षर लोगों की संख्या महज 66.4% है। जानते हैं कि देश के अन्य राज्यों में इसकी क्या स्थिति है। देखिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में सबसे पहले केरल, उसके बाद दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल और असम है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, पंजाब और बिहार, और औसत प्रदर्शन करने वालों में तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों ने वायरस के साथ दुर्गंध से भी बचाने वाले सुपर एक्टिवेटेड कार्बन N95 मास्क को बनाया गया है। यह मास्क भारत के कौन से IIT के पूर्व छात्रों द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी IIT रुड़की, ऑप्शन डी IIT कानपुर।
देखिए, आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों ने ऐसा सुपर एक्टिवेटेड कार्बन N95 मास्क बनाया है जो व्यक्ति को कोरोना वायरस के संक्रमण और बाह्य प्रदूषण से तो बचाएगा ही, अपनी ही सांस से निकलने वाली दुर्गंध और बैक्टीरिया से भी बचाएगा। दावा है कि ऑर्डरलेस दुर्गंध रहित टेक्नोलॉजी पर आधारित यह मास्क भारत में अपनी तरह का पहला मास्क है। टीम लीडर डॉक्टर पाटिल ने बताया कि सामान्यतः कोई भी मास्क पहनने पर उसके अंदर दुर्गंध की समस्या बनी रहती है। अपनी ही सांसों से आने वाली दुर्गंध और बैक्टीरिया इसका प्रमुख कारण होते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर इन्होंने यह तकनीक विकसित की है। आईआईटी के अलावा निजी प्रयोगशाला में इसका परीक्षण पूरा हो चुका है। अब इसके उत्पादन को तैयारी है। आईआईटी कानपुर में इनोवेशन एंड एविएशन सेंटर के स्थापित ई-स्नीक नैनोटेक स्टार्टअप कंपनी इसका उत्पादन करेगी। कीमत N95 मास्क का भी कुछ अधिक है। इसमें इसी माह बाजार में आने की संभावना है। इसके अंदर नैनो कारण के छिद्र रहने की प्रक्रिया एक्टिवेटेड कार्बन टेक्नोलॉजी कहलाती है। सुपर एक्टिवेटेड कार्बन में यह प्रक्रिया और अधिक बारीक छिद्रों वाली होती है। मास्क में इन्हीं सुपर एक्टिवेटेड कार्बन कणों की परत चढ़ाई गई है। यह कार्बन कण दुर्गंध उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म कणों को जकड़ लेते हैं और रासायनिक प्रक्रिया के तहत इन्हें अवशोषित कर लेते हैं। कार्बन को चार्ज करके तैयार करने पर उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, लिहाजा वह शरीर के लिए नुकसानदेह नहीं होता है। वही मास्क की बाहरी परत इलेक्ट्रो चार्ज नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग से युक्त है, जिसमें संपर्क में आने पर वायरस निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आईआईटी कानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के किस भारतीय प्रबंधन संस्थान के समूचे परिसर को आइसोलेट किया गया है? ऑप्शन ए आईआईएम अहमदाबाद, ऑप्शन बी आईआईएम इंदौर, ऑप्शन सी आईआईए बेंगलुरु, ऑप्शन डी आईआईएम कोलकाता। देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 15 किलोमीटर दूर पिंगडम्बर की पहाड़ी पर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर के परिसर को प्रबंधन ने आइसोलेट कर बाहरी दुनिया से सीधा संपर्क काट लिया है। अब आईआईएम के शिक्षक, विद्यार्थी, अधिकारी और कर्मचारी बिना लिखित अनुमति हासिल किए परिसर से बाहर आ जा नहीं सकते हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के चलते यह व्यवस्था लागू की गई है। बीतों दिनों आईआईएम परिसर में कोरोना संक्रमण के कुछ मामले आए थे। संक्रमित अब ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर से वहां कोरोना का संक्रमण न फैले इसलिए यह व्यवस्था की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईएम इंदौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट मेले का प्रारंभ कहां से किया जाएगा? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी हैदराबाद। देखिए, इस बार हुनर हाट में स्वदेशी खिलौनों का जलवा रहेगा। कोरोना से चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश में अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा यह मेला देश भर के दस्तकारों को रोजगार का सशक्त माध्यम बनेगा। इस बार इसमें 30% से ज्यादा स्टॉल स्वदेशी खिलौनों के कारीगरों के लिए आरक्षित होंगे। हुनर हाट का आरंभ 9 अक्टूबर से प्रयागराज में होगा। अगले वर्ष मार्च तक देश भर में ऐसे 11 शहरों में मेले लगाने की योजना है। अगले वर्ष 13 से 21 फरवरी तक दिल्ली में इंडिया गेट पर मेला लगेगा। इस बार मेले की थीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम लोकल से ग्लोबल पर आधारित है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्य मंत्री ने कहा कि देश के हर क्षेत्र में देसी खिलौने के उत्पाद की काफी पुरानी और पुश्तैनी परंपरा रही है, यह लुप्त हो रही थी। प्रधानमंत्री द्वारा स्वदेशी खिलौनों को प्रोत्साहित करने के आह्वान ने भारत के स्वदेशी खिलौना उद्योग में नई जान डाल दी है। देश का हर क्षेत्र लकड़ी, बांस, शीशे, कपड़े, कागज, मिट्टी के खिलौने बनाने वाले हुनर के उस्तादों से भरपूर है। इनके इस शानदार स्वदेशी उत्पादन को मौका उपलब्ध कराने के लिए इस बार हुनर हाट बड़ा प्लेटफॉर्म देने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले हुनर हाट के दुर्लभ हस्तनिर्मित स्वदेशी सामान काफी लोकप्रिय हुए हैं। यह हस्तनिर्मित देसी उत्पादनों का प्रमाणिक ब्रांड बन गया है। इसके फिर से शुरू होने की खबर देश के लाखों स्वदेशी विरासत के उस्तादों के उत्साह और खुशी का माहौल है। इस बार जो हुनर हाट मेला लगेगा, वो सबसे पहले प्रयागराज, फिर जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली, रांची और कोटा और सूरत और अहमदाबाद में होगा। तो जो पहला हो रहा है वो प्रयागराज में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रयागराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ताज नगरी के स्मारकों को मोबाइल ऐप पर लाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए हेरिटेज ऑफ आगरा, ऑप्शन बी प्राइड ऑफ आगरा, ऑप्शन सी मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा, ऑप्शन डी सिटी ऑफ ताज मॉन्यूमेंट्स।
देखिए, ताजनगरी के स्मारक अब मोबाइल ऐप पर नजर आ रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की आगरा सर्किल ने मोबाइल ऐप मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसमें स्मारकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। ऐप में सुधार के लिए लोग इसमें सुझाव दे सकते हैं। एएसआई ने आगरा सर्किल के 9 जिलों में 152 संरक्षित स्मारक हैं। दिल्ली के बाद आगरा दूसरा शहर है जहां 3 विश्वदायी स्मारक ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सिकरी है। सर्किल में प्रवेश शुल्क वाले तीनों विश्वदायी स्मारकों के अलावा सिकंदरा, एदोमतुल्ला, मेहताब बाग, राम बाग, मरियम टॉब के अलावा स्थापत्य कला और सुंदरता की दृष्टि से कई बेजोड़ स्मारक हैं। इन स्मारकों तक पर्यटकों की पहुंच बढ़ाने में एएसआई द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप पर आगरा के सभी स्मारकों का इतिहास, प्रवेश शुल्क, खुलने व बंद होने के समय की जानकारी उपलब्ध है। स्मारकों तक पर्यटकों को पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए ऐप को गूगल मैप से भी कनेक्ट किया गया है। अधीक्षण पुरातत्वविद वसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि ऐप अभी प्रोसेस में है, लेकिन इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया जा चुका है। आगरा सर्किल देश का दूसरा सर्किल है जहां स्मारकों पर आधारित मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है। इसके पूर्व अप्रैल 2014 में दिल्ली सर्कल ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। आगरा में तैनात अधीक्षण पुरातत्व वसंत कुमार स्वर्णकार इस समय दिल्ली में तैनात थे और उन्होंने ही मोबाइल ऐप तैयार किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विदेशी पर्यटकों के स्वागत की तैयारी के कारण चर्चा में रहे संजय टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। संजय टाइगर रिजर्व विदेशी पर्यटकों को देसी ठाट का अनुभव कराने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में पर्यटकों के ठहरने के लिए मिट्टी की दीवार वाले घर बनाए जा रहे हैं। इनकी छत घास फूसों वो छप्पर वो खपरेल की होगी। इसके लिए संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत बफर जोन के 2 गांव खोखरा व ठांडी पाथार का चयन किया गया है। कुसमी विकासखंड के इन गाँवों को हेरिटेज विलेज का नाम भी दिया गया है। विदेशी पर्यटक इनमें रुककर ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा गांव में लोगों को आजीविका से जोड़ने के लिए समुदाय आधारित ग्रामीण पर्यटन के तहत दोनों गांव के इस तरह के 6 घर बनाए जा रहे हैं। इस योजना में ग्राम सुधार समिति सीधी को सहयोगी संस्था बनाया गया है। हेरिटेज विलेज में लोक कलाओं का भी संरक्षण व संवर्धन किया जाएगा। सेला, कर्मा, अहिराई, गुदुम बाजा जैसे नृत्य सहित अन्य लोक कला का आजीविका से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। बात करें संजय टाइगर रिजर्व की, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सीधी जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान का विस्तार 467 वर्ग किलोमीटर का है और यह संजय डोबरी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ता है, जिसे 2008 में बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। संजय टाइगर रिजर्व से ही सोन घड़ियाल अभ्यारण्य एवं बगदरा अभ्यारण्य संबंध है, जो कि खासे आकर्षण का केंद्र है। संजय राष्ट्रीय उद्यान को सन 1981 में मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। 1981 में इसका जो स्थापना है, ठीक है, स्थापना, और इसको टाइगर रिजर्व का जो है ना, टाइगर रिजर्व 2008 में घोषित किया गया था। ठीक है, 1982 में मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। सन 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद इसका बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।